संभाल रहे हैं, हमारे पूरे राज्य में काम कर रहे हैं, तो उसकी सेवाओं को भी आप तक हम कैसे पहुंचाएं, आपके घर तक हम कैसे पहुंचाएं, दूर स्टेट तक पहुंचाएं, मैं निवेदन करूँगा। धन्यवाद सर। सबसे पहले हम डॉक्टर बीके पांडे साहब का बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने आपके लिए ऐसा कार्यक्रम मेरे एक निवेदन से आयोजित किया, और एक मंच पर जो अभी आप देख रहे होंगे, यहाँ हम लोग 5-6 लोग बैठे हुए हैं, ये वस्तुतः सभी का उद्देश्य एक है, सभी का टारगेट ग्रुप आप लोग, लेकिन सभी को अपना अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग टाइप से। तो हमने ये प्रयास किया कि जब सभी का टारगेट ग्रुप एक है, तो क्यों नहीं सभी को एक मंच पे लाया जाए। और इसी कड़ी में हमने पांडे साहब से भी, देवनंदन साहब से भी, गौरव जी से भी, शुभेंदु जी से, सभी से पर्सनली रिक्वेस्ट भी किया कि आइए हम लोग एक मंच पे, और सभी लोग हम लोग जिन दिव्यांगजनों के लिए जो भी कार्य, जो भी दायित्व सौंपा गया है, उन सबों के लिए कुछ न कुछ हम लोग प्रयास करें। तो मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ पांडे साहब का कि उन्होंने आपके लिए ऐसा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। साथ ही साथ मैं अपने मित्र देवनंदन साहब का भी धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने यहाँ आकर के अपने सीआरसी केंद्र जो है उसके द्वारा जो चलाए जा रहे विभिन्न तरह के कार्यक्रम, विभिन्न तरह के स्कीम, उसके बारे में लोगों को, आप लोगों को अवेयर करने का ये प्रयास किया। साथ ही साथ मैं गौरव जी से भी ये बहुत ही, चूँकि मैं पहले से ही इनसे मिल रहा हूँ, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के लिए इनके द्वारा जो भी कार्यक्रम किया जा रहा है वो इन्होंने साझा किया। शुभेंदु जी से भी मैं रिक्वेस्ट किया था कि आप भी इस मंच पे आए, क्योंकि इनके द्वारा भी अलग अलग जगहों में आप सबों के प्रशिक्षण के लिए, आप सबों के रोजगार के अवसर के लिए ये भी काम कर रहे हैं। अब रह गई कि हम लोग एक मंच पे उपस्थित हुए हैं, तो जाहिर सी बात है टारगेट ग्रुप आपके लिए क्या क्या काम हो रहा है। अभी आप लोगों ने इन लोगों के द्वारा जो भी चलाए जा रहे स्कीम्स हैं उनके बारे में सुना। अब जहाँ तक मेरा प्रश्न, चूंकि मैं जुलाई 2022 में आप सबों के लिए पूरे बिहार का एक स्टेट डायरेक्टरेट, एक राज्य में स्थापित एक कार्यालय है जिसका नाम है, ये लिखा हुआ है, विकलांगों के लिए विशेष नियोजनालय पटना। विकलांगों के लिए विशेष नियोजनालय पटना, जो कि पूरे राज्य का एकमात्र ऑफिस है जो दिव्यांगजनों के लिए कुछ काम कर सकता है। मुझे कहने में झिझक भी हो रही है, बट मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि हमने जब ज्वाइन किया तो आकर के सबसे पहले ये जानने का प्रयास किया कि हमारे दिव्यांगजनों के लिए कौन सा कार्यक्रम हमारे विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। उस समय हमारे पास मात्र एक चीजें जो कि नियोजनालय का महत्वपूर्ण काम है, इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे, वो ये था कि सभी दिव्यांगजनों का, आम लोगों का भी हम लोग निबंधन करवाते हैं, तो उसमें से दिव्यांगजनों का भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल, NCS। अभी आप लोग देख रहे होंगे, जो सभी को एक फॉर्म दिया गया होगा भरने की, विषय के पास में है। तो ये फॉर्म इसलिए दिया गया है क्योंकि आप अगर इसमें अपना पूरा डिटेल भरेंगे तो आप लोगों का हम रजिस्ट्रेशन उस NCS पोर्टल पर करें। तो उस समय हमारे पास एकमात्र ये काम था कि अधिक से अधिक लोगों का उस पोर्टल पर निबंधन कराएं, सो दैट कि गवर्नमेंट को ये जानकारी मिल सके कि हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में, हमारे जिला में कितने दिव्यांगजन किस कैटेगरीज के हैं, कैटेगरी इन द सेंस कि किस प्रकार की दिव्यांगता उनके पास है, किस प्रकार का क्वालिफिकेशन उनके पास है, और किस प्रकार के वो वांछित योग्यता के साथ साथ कुछ अनुभव भी रखते हैं। ये सारी डिटेल्स हमको आपके इस निबंधन के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। अंतर क्या था, ये जो NCS पोर्टल है, ये वस्तुतः केंद्र सरकार का पोर्टल है,
जो कि 1 नवंबर 2016 को ये शुरुआत हुआ। इसके पहले हाथ से बहुत सारे लोग हो सकता है इसमें कराए होंगे नियोजनालय में अपना निबंधन, तो कार्ड एक मिलता होगा। उसमें क्या प्रॉब्लम था कि एक तो आकर के आपको नियोजनालय में करना पड़ता था, दूसरा ये था कि हर एक 3 साल के बाद उसका रिन्यूअल कराना पड़ता था। एक लंबी प्रक्रिया हो जाती थी, खास करके आप लोगों के लिए जो कि इतने दूर से आते हैं और उनके लिए आवागमन के साधन में असुविधा होती थी। तो अब ये जो 2016 में NCS पोर्टल आया, इसमें 2 व्यवस्था होगी। पहले तो ये कि अब आपको इसके लिए नियोजनालय आने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन घर बैठे भी कहीं से भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो एक बाध्यता ये दूर होगी। दूसरा ये है कि जो 3 साल का जो आपको निबंधन कराने के बाद जो रिन्यूअल कराना पड़ता था, वो बाध्यता भी इसमें समाप्त हो गई। एक बार अगर आपका निबंधन हो गया तो लाइफ टाइम के लिए आपका रिन्यूअल भी है, आपको इसके लिए रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम था। तीसरा काम ये था कि हमारे पास चूंकि नियोजनालय में रोजगार के अवसर होते हैं, तो जैसे आम लोगों के लिए हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं, उसी तरह से दिव्यांगजनों के लिए भी रोजगार का अवसर उपलब्ध कराते हैं। अभी देवनंदन जी ने बहुत अच्छी चर्चा किया था कि हर एक एस्टैब्लिशमेंट है, उनमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं, कम से कम 4% लोगों को, खास करके निजी क्षेत्र की बात करें तो 4% लोग जो कि दिव्यांगजन हैं, उनसे संबंधित लोगों को करना चाहिए। बट ये बहुत हद तक फॉलो अप नहीं होता है। ये मैंने प्रयास किया कि अब जितने भी एस्टैब्लिशमेंट हैं निजी क्षेत्र के और सरकारी क्षेत्र के, चूंकि सरकारी क्षेत्र में जो होता है उसका एक निश्चित प्रक्रिया, हम लोग कई बार ये चर्चा करते हैं, आज भी उसके बारे में हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे। बट निजी क्षेत्र में क्या है कि जितने भी यहाँ एस्टैब्लिशमेंट हैं, सभी के स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट का मतलब जितना भी यहाँ कंपनी कहिए या जितने भी प्रतिष्ठान कहिए जहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, है ना, तो उन सबों को हम लोग एक ऑफिशियल, मैं एक ऑफिशियल लेटर दे रहा हूँ, देना शुरू किया हूँ कि आप बताएं कि आपके यहाँ अगर कितने लोग काम कर रहे हैं। हम लोग एक उन लोग से एम्प्लॉय रिटर्न लेते हैं, नियोजक कितने लोग आपके यहाँ काम करते हैं उसका एक हम लोग प्रतिवेदन मांगते हैं, हर एक 3 महीना पर मांगते हैं। और उसका उद्देश्य क्या है कि सपोज दैट पांडे साहब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनके यहाँ 20 लोग काम करते हैं। अगर इन्होंने जून में दिया कि हमारे यहाँ 20 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें 12 पुरुष और 8 महिला, और फिर ये सितंबर में अगर ये हमको लिख कर देते हैं कि नहीं हमारे यहाँ 15 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से 10 पुरुष और 5 महिला, तो मैं इनसे ये पूछ सकता हूँ कि आपके यहाँ पिछले क्वार्टर में 20 बच्चे थे, 20 लोग काम कर रहे थे, इस बार 15 ही काम क्यों कर रहे हैं? आपने किस आधार पर उसको अलग किया? देखिए बात तो समझिएगा, किस आधार पे आपने उसको अलग किया? क्या आपने उसको पूर्व में नोटिस दिया? कभी कभी आप लोग सुनते होंगे, साहब हमने काम किया, जब सैलरी देने की बारी आई तो उसने हमको हटा दिया, ऐसा होता है ना। तो ये जांच करने के लिए कि आप अगर इस बार आपने 5 व्यक्ति को हटाया है तो किस मेथड से हटाया है? क्या आपने उसको पूर्व में सूचना दिया? क्या सूचना देने के साथ उसका 1 महीना का जो बाय लॉज है कि 1 महीना उसको आपको पेमेंट करना है, वो आपने किया? और अगर फिर आप, ये तो मैंने घटाने की बात किया, कभी ऐसा भी हो सकता है कि 20 के जगह पे हमारे यहाँ 22 बच्चे काम कर रहे हो, 25 बच्चे काम कर रहे हैं, तब भी मैं पूछूंगा कि आप ये 22 और 25 जो बच्चे, यानी जो 5 या 2 बच्चे को बढ़ाया है, कैंडिडेट को बढ़ाया है नौकरी में, क्या उसको विधिवत प्रक्रिया किया? विधिवत का मतलब क्या हुआ? हर एक एस्टैब्लिशमेंट में, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है आप लोगों के लिए, जितना भी कंपनी है, जितना भी प्रतिष्ठान है, जितनी भी स्थापना है, सभी स्थापना में जहां पे लोगों को नियुक्त किया जाता है या हटाया जाता है, सभी को ये मैंडेटरी है कि आप अगर किसी लोग को रख रहे हैं या हटा रहे हैं तो इसकी सूचना संबंधित नियोजनालय को दें। चूंकि आप लोगों के लिए एक स्पेशल यहाँ पे नियोजनालय है, इसलिए जो भी आपसे रिलेटेड कंपनी होगा उनकी सूचना हमारे यहाँ देना होगा। कितनी महत्वपूर्ण चीज है, बट अफसोस कि उसका फॉलोअप लगभग ना के बराबर। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने हर एक एस्टैब्लिशमेंट में लेटर लिखना शुरू किया। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, चूंकि जब आप इस प्रकार का काम करते हो तो आपके ऊपर भी किसी न किसी तरह की परेशानी आ सकती है।
अधिकतर लोग ये मान के चलते हैं कि शायद उस नियोजक से, उस कंपनी से, उस प्रतिष्ठान से संबंधित विभाग को कुछ जरूरत है। यही होता है ना जब कुछ। लेकिन उसके पहले चूंकि हम लोग जैसे सपोज ये है कोई कंपनी, तो इनसे डायरेक्ट मांगने के पहले हम एक बार इनको चिट्ठी देंगे कि क्या आपने जो व्यक्ति को रखा है या हटाया है उसका विधिवत जो भी रूल्स है उसका आपने फॉलो किया और इसकी सूचना आपने यहाँ दिया, क्योंकि आपका हमारे यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। अगर ऐसा भी हम लोग कई बार फेस किए हुए, अगर इन्होंने ये कहते हुए रिप्लाई किया कि साहब इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं, ये भी तो हो सकता है ना भाई, हमारे नियोजनालय में क्या होता है इसकी क्या गारंटी कि सभी को पता है नहीं। तो ये लिख सकते हैं कि नहीं हमको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, कृपया हमको मार्गदर्शन है या कृपया हमको बताएं। उस समय हम इनको नोटिस नहीं देंगे, उस समय हम इनको बुलाएंगे या फिर इनके यहाँ जाएंगे और बताएंगे कि आपको ये काम किया जाना था जो आपने नहीं किया, कृपया अब से इसका फॉलो करना शुरू। और इनको बताने के बाद, क्योंकि हर एक एस्टैब्लिशमेंट का जो हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं वो कम से कम 6 महीने का ड्यूरेशन होना चाहिए। अब अगर इनको हमने मार्च में बताया कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए और आपको ये चीज करके हमको रिपोर्ट करना है, और फिर आफ्टर 6 मंथ अगर हम इनके यहाँ गए, अगर इन्होंने कुछ परिवर्तन कर सूचना नहीं दिया तब ये पनिशमेंट के लायक होंगे। लेकिन अगर इन्होंने सूचना दिया या जो भी हमने कहा उसके बारे में अगर बता दिया तो ना सिर्फ ये प्रशस्ति के लायक होंगे बल्कि इनका उदाहरण हमको किसी दूसरे कंपनी में भी देना होगा। इनकी गलती है तब भी हमने इनको प्रशस्ति के लिए बात किया, इसलिए क्योंकि जानकारी नहीं थी इसलिए इनका कोई कसूर नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमारे नियोजनालय में ये व्यवस्था है कि आप लोगों के रोजगार के लिए हमें उन प्रतिष्ठानों को ढूंढना है जहां आपको रखना चाहिए, नहीं रख रहा है उसके लिए हम लोग उससे बात करें। ये तो भाई सैद्धांतिक बात है, व्यावहारिक भी है कुछ। व्यावहारिक जब होती है हम लोग चुकी गए हैं, लेकिन ये कहने का मेरा ये मकसद नहीं है कि इसमें हम लोग पीछे हटते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब जाते हैं कहते हैं कि साहब आपको अगर आपके यहाँ 50 व्यक्ति काम कर रहा है, 4% का ही आरक्षण या 100 व्यक्ति काम कर रहा है 4% का ही आरक्षण है, तो कम से कम 4 या 2 व्यक्ति को आप रखिए, है ना। तो आपने 2 को नहीं रखा, वो या तो ये कहेगा कि साहब हमको इस प्रकार का बच्चा नहीं मिला, ये भी तो कह सकता है ना, और या तो ये भी कह सकता है कि नहीं साहब आप अगर आपके यहाँ ऐसा है तो हमको दीजिए ना, हम प्रयास करेंगे। ये दोनों का सर्वे कराना हमारे लिए टफ काम है, और ये तभी होगा जब हम वन बाय वन सभी के यहाँ जाएंगे। लेकिन जब सभी के यहाँ जाएंगे तो सिर्फ हम उसको जॉब के लिए ही क्यों कहें, क्यों नहीं हम इनके यहाँ के जो भी सभी तरह के स्कीम्स हैं इनकी जानकारी भी हम आप लोगों को दें, क्यों नहीं इनके यहाँ जो संचालित योजनाएं हैं, इनके यहाँ जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इनके यहाँ जो कार्य है, ये सारे चीजों को भी तो हम आप लोगों तक पहुँचाएं। और यही उद्देश्य था जो हम सभी आपके सामने एक मंच पर आए हैं। मेरा उद्देश्य आप समझ गए। अब क्या होता है कि नया चीज क्या हमारे पास आया, एक नया चीज भी आया जिसके लिए हम लोग इकट्ठा हो गए और बहुत जगह तक हम लोग पहुंचेंगे। और हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं उन सबों तक ये मैसेज जरूर है। हालांकि सुनने में थोड़ा सा लगेगा कि सर इसमें क्या होगा, लेकिन शुरुआत तो शुरुआत होती है। वो ये है कि अभी हमारे इस फाइनेंशियल ईयर से हमारा विभाग के द्वारा 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है, शुरुआत किया। उसका एक नाम है टूल किट और दूसरा है स्टडी किट। ये नया है, अभी शुरू हुआ है। शुरू का मतलब हुआ अभी 10 दिन पहले हमारे पास इसके लिए मतलब स्वीकृति मिला है। इसमें क्या है, सबसे पहले इसके लिए कुछ मैंडेटरी है। मैं पहले चर्चा करता हूँ वन बाय वन टूल किट के बारे में। टूल का मतलब आपको समझ रहे होंगे कि कोई व्यक्ति अगर कोई प्रशिक्षण किसी भी सेक्टर में प्राप्त किया है तो प्रशिक्षण करने के बाद उसको अगर अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई काम करना है तो कुछ मशीन या कुछ उपकरण उसकी चाहिए या होगा या नहीं। जैसे सपोज कोई इलेक्ट्रिशियन में काम किया है, कोई फिटर में ट्रेनिंग लिया है, कोई प्लम्बर में किया है, कोई ब्यूटिशियन में लिया है। तो ये सारी चीजों को अगर कोई व्यक्ति सेल्फ करना चाहे तो उसके लिए कुछ मशीन, कुछ उपकरण की जरूरत पड़ेगी।
तो उन्हीं बच्चों के लिए, उन्हीं कार्यों के लिए हमारे डिपार्टमेंट से, विशेष करके विकलांगों के लिए, ये गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रयास किया गया है कि वैसे लोग जो इलेक्ट्रीशियन से, फीटर से, जो ये ब्यूटिशियन से, जो प्लम्बर से, ये सब के माध्यम से जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उनके लिए हम लोग एक टूल किट का व्यवस्था करें। और ये टूल किट्स में जो हम लोग सामान देंगे, अभी जो स्टार्टिंग है वो है मैक्सिमम 5,000 रुपये तक का सामान हम लोग इसमें एक कैंडिडेट को दे सकते हैं, मैक्सिमम। ठीक है, अब उसमें क्या है, आप यहाँ पर मैंने इसलिए शुरू में कहा कि सर ये 5,000, अभी तो चूंकि स्टडी किट में 1,000, तो आप एक सवाल उठेगा कि सर इससे क्या होगा। ठीक है, चूंकि कोई भी योजनाएं लॉन्च होती है, मैं थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे बताना चाहूंगा ताकि तब आप लोगों को ये क्लियर हो। कोई भी बजट जब आता है ना, तो उस बजट में अगर कुछ नया चीज का प्रोविजन होता है, तो ये जाना जाता है, ये पहले सवाल उठता है कि इस बजट से कितने लोग लाभान्वित होंगे। ये बजट पहले नहीं था तो क्या लॉस था, अब आएगा तो क्या इसका बेनिफिट होगा, कितने लोग लाभान्वित होंगे। क्लियर है ना? ऐसा ही कुछ एक ट्रायल फेज में है कि जान ले कि इस टूल किट में, क्योंकि कितने लोग ट्रेनिंग किया हुआ है, ये भी तो हमारे पास डेटाबेस चाहिए होगा। कितने लोग को ये लाभ मिलना चाहिए, ये भी तो डेटा मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ टर्म कंडीशन है जो अभी आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। तो इसके लिए क्या क्या है, पहला चीज ये है कि हमारा जो भी एनसीएस पोर्टल की चर्चा कर रहे थे, उस एनसीएस पोर्टल पे कम से कम 1 वर्ष निबंधन पूर्व हुआ होना चाहिए। जिसका निबंधन 1 वर्ष पहले हुआ है, उसी व्यक्ति को हम लोग ये टूल किट और स्टडी किट का लाभ देंगे। ये पहला मैंडेटरी। अब आप कहेंगे कि सर तो हम अभी करेंगे रजिस्ट्रेशन, तो हमको तो नहीं मिलेगा ना। श्योर, आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी सही है कि आपने उस टूल किट और स्टडी किट के लिए अपने आप को इनरोल कर लिया। मैंने क्या कहा कि इस सेशन में, इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास तो एक ट्रायल फेज में किया गया है कि आप देख लो कि कितने कैंडिडेट वैसे हो सकते हैं। अभी 1,000 या 5,000 का प्रोविजन है, अभी कम राशि है, ये परेशानी की चीज नहीं है। खुशी की बात यह है कि इसके लिए रास्ता तो खुला। अगर हमारे पास सपोज ऐसा जो काम करेंगे, हमारे पास अगर 1,000 बच्चे का लिस्ट मिल गया, तो जाहिर सी बात है 1,000 गुणे 5,000 को मल्टीप्लाई करके जितना फंड की जरूरत होगा उतना हम लोग डिपार्टमेंट से मांग करेंगे। अगर हमको 1,000 गुणे 1,000 की बात करेंगे, तो जितना होगा उतना डिपार्टमेंट से मांग करेंगे। तो ये एक तरह से सर्वे भी होगा और हमारे पास डेटा लिस्टिंग भी होगा कि इतने बच्चे हैं जिनको स्टडी किट की जरूरत है। स्टडी का मतलब क्या होगा, पढ़ने से संबंधित। लेकिन उसके लिए भी एक टर्म है, क्या टर्म है कि वह कैंडिडेट को स्टडी किट उपलब्ध कराया जाना है जो सरकारी सेवा, सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसका वो कोई फॉर्म भरा, जैसे फॉर्म भरिएगा तो उसमें पैसे की जरूरत पड़ता है ना, उसमें किताब की जरूरत पड़ेगा ना। उन सबों के लिए कि जिनको पैसे की जरूरत पड़ेगा पढ़ने के लिए, किताब के लिए या फिर फॉर्म भरने के लिए, उसके लिए सरकार के द्वारा ये आंशिक सुविधा दिया जाएगा। ये भी तब पता चलेगा जब आपके क्वालिफिकेशन में, हम लोग जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सारा डिटेल उसमें आता है। आपका क्वालिफिकेशन सपोज इंटर है, तो हम इंटर का ही बुक न खरीद के रखेंगे। पता चला हमने इंटर का 100 बुक खरीद लिया, हमारे पास बच्चे की संख्या 10 है, वो तो वेस्टेज हो जाएगा ना। तो कुछ चीजें हैं। देखिए, शुरुआत में चूंकि आज हम भले यहाँ हैं, एक बार हम लोग का ट्रेनिंग में सर पूछा गया कि बेरोजगार क्या होगा। एक क्वेश्चन पूछा, एक डिपार्टमेंट ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेरा जवाब यही था कि आज यहाँ हैं, आज के पहले वहाँ थे, तो हम भी वही थे जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो भले आज यहाँ हैं, लेकिन इसके पहले तो हम लोग नहीं। आज आप रोजगार की तलाश में हैं, तो इससे पहले हम लोग भी कभी रोजगार की तलाश में होंगे। तो वो दर्द का एहसास है कि रोजगार की तलाश में आपको किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, वहाँ वो कहने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा चीज कहता है कि प्रशासन में व्यक्ति को संवेदनशील होना चाहिए या नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति संवेदनशील होता है वो भावुक होता है, और जब भावुक होगा तो वो काम सही नहीं करता है। नहीं, गलत। अगर प्रशासन में व्यक्ति संवेदनशील नहीं होगा तो आपकी फीलिंग को कैसे समझेगा।
आपकी जरूरत को कैसे समझेगा, आपके जो नीड्स हैं, आपका जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम को कैसे समझेगा। इसलिए दोनों चीजों का हम सामंजस्य यहाँ पे कर रहे हैं कि सबसे पहले हमें आपके बारे में जानना पड़ेगा, तभी तो हम आगे सर्कुलेट करेंगे कि साहब इस तरह की चीजें हैं, इस प्रकार के लोग हमारे पास है जिनके डेवलपमेंट के लिए, जिनके आगे अपग्रेडेशन के लिए हमें किस प्रकार का फंड या इस प्रकार की व्यवस्था चाहिए। तो ये जो दो तरह का प्रोविजन किया गया है, टूल किट और स्टडी किट, दोनों में कॉमन क्या है, 1 साल का निबंधन एनसीएस पोर्टल पर होना चाहिए। क्लियर है ना? दूसरा चीज क्या है, एज ग्रुप 18 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए इसके लिए, स्टडी किट के लिए, लेकिन टूल किट के लिए ये फाउंडेशन नहीं। क्लियर है? यहाँ तीसरा चीज क्या है कि जिस व्यक्ति के पारिवारिक इनकम, जो वार्षिक जो इनकम होता है 1,80,000 से कम हो या वहीं तक, जिनका फैमिली इनकम 1,80,000 पर एनम, पर मंथ नहीं, प्रति साल हो, उसको ये लाभ दिया जाएगा, इनकम कंडीशन। और चौथा क्या है कि पूरे बिहार का कहीं का भी वो हो, ऐसा नहीं कि हम पटना के बारे में सिर्फ कह रहे हैं, बिहार का निवासी हो, बिहार के किसी भी जिला के दिव्यांगजन हो, उन सबों को लाभ हम यहाँ से दे सकते। और इसीलिए हमने सुरेंदु जी से भी रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि ये कह रहे थे कि गया के बच्चे कुछ जो ट्रेनिंग चल रही है इससे संबंधित, तो इन्होंने वहां से भी हमें कुछ लिस्ट प्रोवाइड किया। तो जो भी इससे संबंधित होंगे, जिनका फैमिली इनकम 1,80,000 से कम है, जिनका कह सकते हैं कि एनसीएस पोर्टल पर 1 वर्ष निबंधन किया गया है, या जो खास करके हम लोग को जो वरीयता देना है, फीमेल को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, ट्रांसजेंडर को, बहुत अच्छी बात है। लोग कहते हैं ट्रांसजेंडर के लिए जो है उनके लिए कोई गवर्नमेंट नहीं करती है व्यवस्था। बड़ा आश्चर्य लगेगा कि हम लोग के लिए एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी आपको काम करना है। तो सोचिए, मदर टेरेसा का नाम सभी लोग सुने, उन लोगों का एक बहुत बढ़िया लाइन था कि आई वांट्स अनवांटेड पीपल। अब सोचिए, मैं वैसे लोगों के लिए काम करना चाहता हूं जिनको समाज नहीं चाहता है, जिनको लोग ये करते हैं, मतलब अवॉइड करते हैं, नहीं, मैं उनके लिए काम करना चाहता हूँ। सोचिए, ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अगर इस प्रकार का प्रोविजन होगा, क्या अब तक आपने सुना था कि किसी डिपार्टमेंट के द्वारा उनके डेवलपमेंट के लिए ऐसा किया जा रहा है? मेरी जानकारी में तो नहीं। खैर, ये जो शुरुआत है, इस शुरुआत का हमें निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, क्योंकि अगर हम एक बार हमको पता चल गया इस सर्वे के माध्यम से कि नहीं हमारे पास 1000 बच्चे या 500 या 200 बच्चे हैं, तो हम उतना के लिए हम लोग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। पूरे एनसीएस पोर्टल पर हम अभी पिछले मंथ का डेटा हमारे पास है कि पूरे बिहार में लगभग 3000 से अधिक बच्चे हैं जो एनसीएस पोर्टल पर दिव्यांगजन, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। लेकिन इसमें भी तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो या तो एज क्राइटेरिया को नहीं करते होंगे, या तो ट्रेनिंग नहीं लिए होंगे, या तो परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। तो इतने हमारे बेनिफिशियरी नहीं है। इसमें हम फिल्टर करेंगे तो बहुत कम मात्रा में हमारे पास आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही कम मात्रा में अभी लोगों का निबंधन भी हुआ है, क्योंकि कोई भी सवाल करता है, बल्कि आप लोग से ज्यादा तो हम लोग खुद सवाल करते हैं कि भाई एनसीएस पोर्टल पर हम रजिस्ट्रेशन क्यों करें, क्या फायदा होगा, यही होगा ना। आप भी यही सवाल करते होंगे, हम लोग खुद सवाल करते हैं। लेकिन जब अब ये 2 नए प्रोविजन हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये जवाब खुद मिल जाएगा कि इसलिए करेंगे निबंधन क्योंकि हमको टूल किट मिलेगा, इसलिए करेंगे क्योंकि स्टडी किट मिलेगा, इसलिए करेंगे कि सरकार के द्वारा जो भी स्कीम है और डिपार्टमेंट में उसका भी लाभ हमको मिलेगा, क्योंकि कमों में सभी का टर्म कंडीशन एक ही है, टारगेट ग्रुप एक है, बस तौर तरीका सबका अलग अलग है। तो इसी उद्देश्य के लिए हम लोग आज इस सेमिनार में, इस कैंप में आपके सामने जुड़ने आए हैं। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आपसे जितने भी परिचित मिलेंगे, कोई फाउंडेशन नहीं है कि वो किस जिला का है, कोई फाउंडेशन नहीं है कि वो किस कैटेगरी का है, कोई फाउंडेशन नहीं है कि वो पढ़ा लिखा या अनपढ़ है, कोई फाउंडेशन नहीं है कि वो स्किल है या हाई स्किल या अनस्किल्ड है, बल्कि जो भी इससे संबंधित दिव्यांगजन हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी समुदाय के हो, किसी भी जिला को हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, किसी भी साक्षर और निरक्षर
ग्रुप से हो, वो सभी को इस एनसीएस पोर्टल पर निबंधन, क्योंकि ये मैंडेटरी है। एक साल, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक साल से अधिक जो जितना साल है सभी लोग उसमें निकले, लेकिन मिनिमम 1 वर्ष का निबंधन होना अनिवार्य है। इसलिए जब तक जिनका नहीं हुआ है वो पहले इस लाभ के लिए पहले निबंधित हो। और एक बात और बता देते हैं, आप लोग भी अपने आप से ये जरूर चर्चा करेंगे, जितना भी हमने चर्चा किया या सब लोग जो भी बताएंगे या बताए हैं वो सभी कार्य निःशुल्क है। एक भी पैसा इसके लिए अगर कोई कहेगा साहब कि हमको टूल किट लेना है, आइए हम आपको टूल किट दिला देंगे, 100 रुपया या 5 रुपया या 10 रुपया का फॉर्म भर दीजिए, नहीं, एकदम बिल्कुल किसी को 1 भी रुपया नहीं देना लेना है। हाँ, जैसा कि सर ने कहा कि कोई ट्रेनिंग में कोई है, वो भी खास करके अदर लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के आई थिंक नहीं, तो कहीं भी देने लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अधिकतर लोग ये कहते हैं, हम लोग चूंकि रोजगार के भी अवसर पैदा करते हैं, जैसा कि सर ने बताया भी होगा कि कल हम लोग एक जॉब कैंप कर रहे हैं, तो जो भी हम लोग काम करेंगे वो सारा काम निःशुल्क है। मेरे स्तर से जितना भी आपको जो भी बात कहा जा रहा है, इसके लिए जितना भी तरह का प्रक्रिया आपसे हम करवाएंगे, सभी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी में भी आपको कोई भी 1 भी रुपया देने लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा चीज क्या है कि हम लोग समय समय पे जॉब कैंप करते हैं, ये तब करेंगे ना जब पता चलेगा कि आप में से किस टाइप की विकलांगता है। कैसे पता चलेगा हमको? जब हमारे पास रजिस्ट्रेशन होगा, जब हम लोग साइन करवाते, सभी का एक उद्देश्य ध्यान रखिएगा, चूंकि हम लोग सरकारी सेवा में हैं, इसलिए यहाँ पे आपके मन मस्तिष्क में ये कतई नहीं आना चाहिए कि मेरे इस डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ हो। हम सरकारी सेवा में हैं, मेरा ये उद्देश्य है आप तक पहुंचना, और जब तक हम आप तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक हम आपका डेटाबेस नहीं लेंगे, तब तक आपके लिए काम करने का हम रिक्वेस्ट कैसे करेंगे। इसलिए ये मेरा मैंडेटरी भी है, मजबूरी भी। बहुत सारे लोग कहते बोलते हैं कि सर हम अपना ये डेटा क्यों देंगे, क्यों हम अपना नाम लिखवाएंगे। मैंने कहा भाई मेरी तो ये समस्या है, अगर आप नहीं लिखाएंगे तो वेल एंड गुड, हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन मैं तो चूंकि आपको ये बताऊंगा कि मेरा तो जरूरी है। इसलिए जब तक हम आपका डेटाबेस का हम लोग रजिस्ट्रेशन के रूप में नहीं करेंगे, तब तक हम वहाँ रिक्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। हम लोग हमेशा किसी न किसी कंपनी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ और लोगों को रोजगार का अवसर दीजिए। तो एक ही सवाल लगता है कि सर विकलांगता का कौन सा प्रकार है, क्या वो मतलब ऑर्थो हैं, क्या वो मुख बधिर हैं, क्या वो मतलब आप तक पहुँचना है ना। तो जब तक हम आपके यहाँ नहीं पहुँचेंगे, जब तक हम आपके लिए ऐसा नहीं काम करेंगे, मैकेनिज्म सेटअप नहीं करेंगे, तब तक हम शायद कोई भी काम नहीं कर सकते। इसलिए ये मैंडेटरी भी है। हम उम्मीद करेंगे कि मेरे इस मैंडेटरी को आप लोग भी सहयोग करेंगे, और इस मंच पे बैठे हुए सभी लोग और आपसे भी मेरा अनुरोध है कि यदि कहीं भी लगता है कि यहाँ पे 10-20 विकलांग पर्सन यानी दिव्यांगजन होंगे, या कोई ऐसा एनजीओ या कोई ऐसा कार्य होगा जहाँ पे आप लोगों के लिए हो रहा हो, तो हम लोगों को जरूर बताएं, वहाँ पे वहीं पर उपलब्ध होकर के आपके लिए हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप लोग एक जगह पे आओ तभी हम आपके लिए काम करें, ऐसा कुछ भी नहीं। आप अगर कहें, जैसे इन्होंने कहा कि सर गया चल रहा है, मैंने इनसे पूरा रिक्वेस्ट किया कि मैं गया जा करके वहाँ की बच्चों को मैं पढ़ गया। तो ये फाउंडेशन नहीं है यार, ये मेरे लिए नहीं है कि मैं सिर्फ पटना में ही रह करके काम करूंगा। जब मैं पूरे स्टेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरा ये नैतिक दायित्व है कि मैं हर जिला में जाऊँ जहाँ पे ऐसे लोग मिले, जहाँ पे मैं उनके लिए कुछ तो मैं पुनः मंच पे बैठे हुए सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम में आपका सहयोग मिला, और आप सबों को विशेष रूप से हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने भी आकर के अपना ना सिर्फ समय दिया, बल्कि हमें अपने बारे में अपने जो भी स्किल्स है उसको बताने के लिए आप लोगों ने शांतिपूर्वक सुना। अगर किसी के मन में कोई भी सवाल है, कोई भी तरह का जिज्ञासा है, तो आप 1 by 1 करके पूछ सकते हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि उसका हम सोल्यूशन